असली में जो ब्राह्मणों का कोई भी सम्मान करता है तो क्षत्रिय करते हैं। तो अब ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि किस तरह ब्राह्मण बीजेपी से छटके। अब बीजेपी कास्ट का भी होता तो मैं पूरी तरह से विरोध करता कि अगर कोई क्रिमिनल है, क्रिमिनल की कोई कास्ट जाति मैं नहीं मानता हूँ, अगर क्रिमिनल है तो वो क्रिमिनल है। तो अगर ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ हुआ है, उन्होंने कहा कि गोरखपुर के जो विनय भैया के लिए को लेकर कहा, तो उनके खिलाफ अगर सरकार चाहती तो वो जेल से ना छूटते। आपको भी ये यादव के भी सके नहीं है, यादव भी टूटकर बीजेपी में आ रहा है। तो इसलिए जो सनातन धर्म और हिंदुत्व को मानेगा कि यादव भी हिंदू है, वो मुस्लिम नहीं है जिस तरह ये उसमें ढकेल रहे हैं, सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और ये लोग एकदम बिलबिलाते घूमेंगे। जिस तरह योगी जी का लगातार हंटर चल रहा है देशद्रोहियों के ऊपर, मोदी जी का लगातार सिंदूर ऑपरेशन। हमारे साथ भारतीय गौ सेवा परिषद अध्यक्ष जी हैं देवेंद्र तिवारी जी। आइए इनसे बात करते हैं, क्योंकि ये भी ब्राह्मण समाज से हैं और ब्राह्मणों की पैरवी भी करते हैं, यानी कि सभी के पैरवी करते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज से काफ़ी जुड़े हुए हैं और गौ सेवा भी करते हैं, अपना कर्तव्य समझते हैं गौ सेवा करना। अभी आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि गौ सेवा करते करते इनके सर में गोली भी लग गई थी, लेकिन उसके बाद भी अपने आप को गौ सेवा के प्रति समर्पित भी किया। आइए इनसे बात करते हैं, क्या वास्तव में इस सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, या जैसे आपने सुना होगा ना कि 15 लाख की बात थी तो जुमले की बात आ गई थी, उसी तरीके से विपक्ष भी जुमला कर रहा है। क्या कहेंगे सर? स्वागत है आपका। क्या ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है या जुमला है विपक्ष का? देखिए, ये बिल्कुल कहना गलत है कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। अभी कौशाम्बी की घटना हुई, उसमें तुरंत तत्काल माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने तत्काल संज्ञान लिया और वहाँ के प्रभारी को, अन्य वहाँ के जो पुलिसकर्मी थे उनको निलंबित किया गया, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई और जो पीड़ित पक्ष था उसको तो तत्काल जेल से रिहा कराया गया। ये सब चीज़ें हैं कि जो एक र्यूमर फैलाना। माननीय योगी आदित्यनाथ से मैं भी मिला हूँ, वो ब्राह्मणों के जो क्षत्रियों का एक वर्ग है, वही ब्राह्मणों के लिए जो आज के समय में भी वही असली में जो ब्राह्मणों का कोई भी सम्मान करता है तो क्षत्रिय करते हैं। तो अब ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि किस तरह ब्राह्मण बीजेपी से छटके। अब बीजेपी को भी ध्यान रखना है कि ब्राह्मणों का कैसे ख्याल रखा जाए, ये विशेष बात है। लेकिन तमाम घटनाएं सब सामने आ जा रही हैं, कहीं ना कहीं दिखाता ही है कि सरकार कहीं ना कहीं उपेक्षित तो कर ही रही ब्राह्मणों को। नहीं, देखिए, बाकी घटनाओं को छुपाया जा रहा है। प्रदेश में ऐसा नहीं कि घटनाएं ब्राह्मणों के साथ ही हो रही हैं, तमाम घटनाएं हो रही हैं। सबसे ज़्यादा इनकाउंटर भी तो हुआ है। नहीं, इनकाउंटर के साथ साथ अन्य वर्गों के भी इनकाउंटर हुए हैं, उनको न बता करके एक आंकड़े पेश किए जा रहे हैं ब्राह्मणों के ही। हम ये कह रहे हैं कि गलत है। अगर ब्राह्मणों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो हम पूरी तरह से ब्राह्मण होने के नाते, या ब्राह्मण ना भी होते या अन्य कास्ट का भी होता, तो मैं पूरी तरह से विरोध करता कि अगर कोई क्रिमिनल है, क्रिमिनल की कोई कास्ट जाति मैं नहीं मानता हूँ, अगर क्रिमिनल है तो वो क्रिमिनल है। तो अगर ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ हुआ है जो क्रिमिनल है, वो किसी भी मत मजहब का हो, उसके साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। कौशाम्बी की बात कर लेता हूँ। धर्मेंद्र सिंह वहाँ के जो है थाना अध्यक्ष रहते हैं, उसके पहले जो है प्रधान के कहने पर जो है उस व्यक्ति राम बाबू तिवारी के छोटे पुत्र पर पास्को एक्ट लगा दिया जाता है। जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, तमाम पैरवी करने के बाद जब कोई जनसुनवाई नहीं होती तो वो अपने आप को अपने को आत्महत्या कर लेते हैं। क्या उसके बाद जब पुलिस जागती है, ब्रजेश पाठक जी तक बात पहुंचती है, सरकार हस्तक्षेप करती है, तब पुलिस को समझ में आता है कि हमने गलत फंसा दिया इसको? ऐसे कर इसको क्या पुलिस को समझ में नहीं? पुलिस की इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं संदेह होता है कि प्रधान और उन लोगों का मिली भगत कुछ थी, जिसकी वजह से बैकफुट पर वो आए और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। और सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ ने भी तत्काल उस पर संज्ञान लेने के लिए कहा उप मुख्यमंत्री जी से। वो तत्काल संज्ञान लिया गया और पीड़ित पक्ष को न्याय मिला और तत्काल उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। कहीं भी ऐसा उन्होंने नहीं किया है कि ब्राह्मण पक्ष को पीड़ित किया जाए। जैसे आपने कहा कि गोरखपुर के जो विनय भैया के लिए को लेकर कहा, तो उनके खिलाफ अगर सरकार चाहती तो वो जेल से न छूटते। आपको भी मालूम है कि मायावती जी की गवर्नमेंट थी, राजा भैया को जेल भिजवा दिया, तो जब तक वो नहीं छूटे। अगर सरकार इस तरह कुछ अपने सिस्टम से वो बंद कराती तो इतनी जल्दी वो छूट के ना आते। लेकिन अब एक तरह का सिस्टम बना दिया, अगर उनके खिलाफ कोई जांच चल रही उसमें वो जेल गए हैं तो उसमें हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ठाकुर गवर्नमेंट है इसलिए भेज दिया है। ठाकुर की गवर्नमेंट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। योगी आदित्यनाथ
जैसे कुशल नेतृत्व वाले मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और हमें नहीं लगता है कि जिसमें ब्राह्मण ठाकुर की कोई जातिवाद की व्यवस्था लग है। रहा है कि जिस तरीके से जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यही बीजेपी के लोग उनके ऊपर यादवों की सरकार होने का पूरा आरोप लगाते थे, उसी के चक्कर में पूरी सरकार चली गई। उसी तरीके से कुछ दिन पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पूरी डिटेल लेके आते हैं 2-3 जिलों का कि फलाने जिलों में यही जात के लोग बैठे हैं और बाकी पीढ़ी उनका गायब है। यानी कि क्या वही राजनीति करने की कोशिश कर रही सपा जो पहले भारतीय जनता पार्टी ने यादव आरोप लगाने की कोशिश की थी, वो अब ये क्षत्रिय को ऊपर। अच्छा ये बताइए, पीडीए में ब्राह्मणों को इन्होंने क्यों नहीं लिया है? अगर अखिलेश भैया ये बात करते हैं तो ब्राह्मणों को जैसे कौशाम्बी घटनाओं कोई हो, ट्विटर खेल रहे थे, क्यों नहीं गए? अगर मुस्लिम समुदाय में कुछ हुआ होता तो ये 2-4-5 लाख वहाँ दे आए होते। हाँ, और जाके धरना प्रदर्शन सबके कह रहे हैं हम ब्राह्मणों की तहसी हैं, तो क्यों नहीं गए वहाँ पे? गए तो आखिरकार गए तो बीजेपी के है प्रतिनिधिमंडल, मुख्यमंत्री ने ही कार्रवाई की वहाँ पर। इनका प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर जाकर क्यों नहीं कुछ किया? जब सब कुछ हो गया तो 2-4 लोगों को भेज दिया, बाकी तो ट्विटर ही खेलते रहे ना। इसमें क्या लग रहा है ब्राह्मण किधर जाएगा? जैसे हर बार ब्राह्मणों ने एक तरीके से अपना बहुमत दिया, चाहे 24 में आप देख लीजिए, चाहे 22 में देख लीजिए, 17 में देख लीजिए, या अन्य पार्टियों में 12 से 2007 की भी मैंने बात कर दी। इस समय क्या लग रहा है ब्राह्मणों का मूड किधर दिख रहा है? जितना सवर्ण है ब्राह्मण से लगा के अन्य सभी लोग सब भारतीय जनता पार्टी के साथ पुरजोर तरीके से तन मन धन से लगेंगे और पूरी तरह से सनातन धर्म और हिंदुत्व को बचाने के लिए हर ब्राह्मण, हर सनातनी व्यक्ति माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को, कमल के फूल को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। हर तरह से होगा, इनका कोई भी नैरेटिव चलेगा नहीं। अभी बीच में इन्होंने आपने देखा था, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम फरस्ती की बात करते हैं, मुसलमानों के हर काम को ये बढ़ावा देते हैं, आप देखे होंगे। और ये यादव के भी भरोसेमंद नहीं है, ये सिर्फ मुस्लिम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आपको लग रहा है कि यादव भी इस बार बीजेपी कोड देंगे? 100%। अभी गौशाला वाला प्रकरण था, देखा था यादव बहुतायत इनसे खिलाफ हो गया था। ये यादव के भी सके नहीं है, यादव भी टूटकर बीजेपी में आ रहा है। तो इसलिए जो सनातन धर्म और हिंदुत्व को मानेगा कि यादव भी हिंदू है, वो मुस्लिम नहीं है जिस तरह ये उसमें ढकेल रहे हैं उसको। तो हम मानते हैं कि कोई भी ब्राह्मण अन्य पार्टी में नहीं जाएगा, और कोई भी ये तरह का कितना भी नैरेटिव फैला लें, लेकिन ब्रजेश पाठक जी हों या माननीय योगी आदित्यनाथ जी हों, कोई भी ब्राह्मण के प्रति कोई भी अत्याचार कुछ भी होता है वो लोग खुल करके आते हैं और सपोर्ट करते हैं। सही सवाल कहा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को लेके आपने, क्योंकि मैं आज ज़्यादा सवाल ब्राह्मणों के ऊपर ही कर रहा हूँ। ब्राह्मण जो है उनको, क्योंकि इस समय सबसे बड़े अगर लीडर देखें यूपी में तो ब्राह्मणों के लिए इस समय ब्रजेश पाठक जी हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री हैं। वो क्या सोचते हैं ब्राह्मण समाज को लेके? उन्होंने क्या ब्राह्मण समाज के लिए क्या पैरवी करी है या आगे क्या करेंगे? क्या उनको ब्राह्मण समाज चाहता है कि वो मुख्यमंत्री बनते हुए भी देखना चाहिए? पहले उप मुख्यमंत्री हैं पूरे भारत के, मैं कहूँगा यूपी के नहीं, भारत के पहले उप मुख्यमंत्री होंगे। खुला दरबार लगाते हैं, सबसे ज़्यादा भीड़ अगर होती है तो उनके यहाँ होती है। हर व्यक्ति से सुबह आप जाइए, हर रोज़ जनता दरबार लगता है, हर व्यक्ति से मिलते हैं, ब्राह्मण बनिया वैश्य कोई भी कास्ट का व्यक्ति जाए, ब्रजेश पाठक जी पूरी तरह से दरबार लगाकर हर व्यक्ति से मिल के जाते हैं। जब तक हर एक व्यक्ति नहीं मिल लेता है तब तक वो कोठी से निकलकर बाहर नहीं जाते हैं। ये आपको भी मालूम होगा। के प्रति समर्पित दिख रहा है। बिल्कुल समर्पित भाव से वो सेवा कर रहे हैं और हर एक आयोजन में पहुंचते हैं। आपने देखा होगा, जनता का कोई भी कार्य हो वो अपने आवास से ही करते हैं, ऑफिस से करते हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम मिलने गए थे मिले नहीं, सबको बराबर समझ। हाँ, प्रोटोकॉल तोड़कर वो मिलते हैं। जो अन्य किसी उप मुख्यमंत्री के पास जाओ, पर्ची लगाओ, ये करो, कोई तामझाम नहीं है। उनके यहाँ खुला दरबार है। आप सुबह जाइए, आप इत्मीनान से बैठिए, आपको मिलेंगे, वो आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात पे कार्रवाई करेंगे। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। 27 के मुद्दे क्या लग रहे हैं? 27 में कोई मुद्दा ही नहीं है विपक्ष के पास, इसीलिए वो भड़बड़ा रहे हैं। ब्राह्मणों का वो भी सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना बैकफुट पर जा चुके हैं कि वो 27 में 27 सीटें भी नहीं पाएंगे। जिस तरह गुमराह करके पीछे उन लोगों ने सांसद वाले चुनाव में, लोकसभा में उन्होंने गुमराह करके कि संविधान ये वो करके लोगों को तोड़ा। आगे आने वाले नहीं, काउंटर नहीं कर पाए। हाँ, अब आने वाले समय में ये ऐसा नहीं होगा,
क्योंकि अब लोग जनता भी जाग चुकी है कि ये लोग किस तरह की राजनीति करते हैं, कैसे लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, कैसे जगह जगह दंगे कराने की कोशिश करते हैं। इन सब चीज़ों में इनकी पूरी राजनीति पूरी तरह से खुल चुकी है और परिवारवादी पार्टियां हैं, इनको ख़त्म ही होना चाहिए। सिर्फ जो देश हित का कार्य करे, समाज हित की का बात करे, राष्ट्र हित की बात करे, वो पार्टियां ही देश में राज्य करनी चाहिए। एक देश एक चुनाव को कैसे देखते? बिल्कुल, बहुत अच्छा निर्णय है। एक देश एक चुनाव ही होना चाहिए, इसको बहुत अच्छा कह रहे हैं कि जो छोटी पार्टियां हैं कि बीजेपी की कहीं ना कहीं पहले तो ईवीएम पे सवाल उठाते थे कि अगर हम हार गए तो ईवीएम से हारे हैं, बाकी बीजेपी तो ईवीएम से जीतती है। दूसरा सवाल ये कि एक देश एक चुनाव आ गया, इस पे बात चल रही, चर्चा चल रही है कि एक देश एक चुनाव बीजेपी इसलिए करवाना चाहती है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो ख़त्म हो जाए और बीजेपी का एक तरफा राज हो जाए। क्या क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म करने के लिए एक देश एक चुनाव कराने की जरूरत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तमाम सारे एसेट्स बचेंगे। एक देश एक चुनाव होगा तो तमाम लागत, तमाम खर्चे, जो हर टाइम चुनाव ही बचता रहता है, हर टाइम चुनाव की आहट, हर टाइम कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है, ये चीज़ें होंगी, देश का विकास होगा। देश में जो तमाम सारी चीज़ें पीछे हो गई थी उनको लाया गया है। अब यूपी जैसे हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िले में, हमारे गांव में ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बन रही है, जो अभी पाकिस्तान को लोहा मनवा के आई है। हमारे सरोजनी नगर में, हमारे गांव में बन रही है, हरौनी में। हमें गर्व है ऐसी गवर्नमेंट पे कि जिन्होंने कर दिखाया है, कि जिसकी धमक से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के दांत खट्टे करा दिए। ऐसी सरकार को तो हम नमन ही करेंगे ना। 2027 में आखिरी सवाल है, 2027 में 2017, 2019 का रिकॉर्ड टूटेगा या बस सरकार बन जाएगी आपकी? सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और ये लोग एकदम बिलबिलाते घूमेंगे कि जिस तरह योगी जी का लगातार हंटर चल रहा है देशद्रोहियों के ऊपर, मोदी जी का लगातार सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है कि जो मारेगा एक के बदले 1000 मारे जाएंगे। ये बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा है। देश बहुत ऊंचाइयों को छुएगा और जो डेलीगेशन भेजा है बिना भेदभाव के भेजा है, हर पार्टी के व्यक्ति को भेजा है। ये एक अच्छे सोच का व्यक्ति ही कर सकता है और वो योगी जी, मोदी जी ने कर दिखाया है। परिणाम मिलेगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, सर से पूरी बात हमने करी खुले। आपने देखा होगा कि किस तरीके से सवाल पूछा कि क्या ब्राह्मणों का अत्याचार हो रहा है क्या इस सरकार में, क्योंकि विपक्ष है, राजनीति तो करेगा, सत्ता पाने की उसकी भी लालसा होती है। विपक्ष में बैठना कब तक गंवारा समझेंगे अपने आप को। तो राजनीति करनी है, नेताओं का काम होता है, लेकिन ये समाज को सोचना होता है कि क्या वास्तव में जब चुनाव आता है तो किसी विशेष जाति को उठाकर और उसको कहा जाए कि आप प्रताड़ना की तरफ बढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए आने वाले समय में आप हमको समर्पित कर दीजिए, वोट दे दीजिए, हमारी सरकार बना दीजिए। और सरकार बनने के बाद आप क्या होता है आप सब जानते हैं। समझदार है जनता, जनता जिसको वोट देगी वही जीतेगा, पार्टियां कितनी भी जोर आजमाइश क्यों ना कर ले। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।